नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। और आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज जो वीडियो लेकर आया हूं मुगल काल की ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। जो वीडियो रहने वाली है मुगल काल की, उसके अंतर्गत देखिए प्यारे दोस्तों, जो मुगल काल होता है इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। मतलब कि जो मुगल काल को हम पढ़ते हैं तो मुगल काल के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वन लाइनर फैक्ट के रूप पर अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तब मैं उन किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहता, तब आज के लिए मैं आपको मुगल काल की एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि यहाँ पर प्रमुख चीज़ों पर रहेगी। यानी मुगल काल के बारे में हम विश्लेषण करने की जो आवश्यकता हमको होती है और मुगल काल को किस तरह से और ज़्यादा गहराई से पढ़ाया जा सकता है, मुगल काल पर वो और क्या अच्छे से अच्छे प्रश्न हो सकते हैं जो आज तक आपको अवगत नहीं होंगे, आज तक आपकी जानकारी में नहीं होंगे। तो फिर अब उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अब उनको हम किस तरह से अपनी पकड़ के अंदर लेकर आएंगे और किस तरह से परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से इनसे अछूते ना रहें, इस बात पर भी हम विशेष ध्यान देकर आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, मुगल काल के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुगल काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि मुगल काल के अंदर अगर मैं निर्मित कुछ इमारतों की बात करूं तो आखिरकार सर वो कौन सी निर्मित इमारतें हो सकती हैं जो मुगल काल के अंदर हमको पढ़नी होती हैं। तो देखो, जहांगीर काल की बात करें तो जहांगीर काल में एक जगह है कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसे आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बाग बनवाया जाता है जिसे शालीमार बाग कहते हैं। शालीमार बाग किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहेंगे जहांगीर के द्वारा बनवाया गया और ये कश्मीर के अंदर अवस्थित रहता है। दूसरा, जहांगीर के द्वारा ही आपको ध्यान रखना है निशांत बाग को बनवाया गया है और निशांत बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया है। जबकि आपको ध्यान रखना होगा कि लाहौर के अंदर, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, लाहौर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति, दरअसल तीसरी मोती मस्जिद को हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। एक मोती मस्जिद वह है जो दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर जो शाहजहां के द्वारा बनवाए जाने का काम किया जाता है, और एक मोती मस्जिद जो आगरा के अंदर होती है, और तीसरी मोती मस्जिद जो लाहौर के अंदर है, इसको भी जहांगीर ने बनवाने का काम किया है। इसके अलावा अनारकली का मकबरा और जलंधर के अंदर सराय, अनारकली का मकबरा और जलंधर के अंदर सराय, ये सारी की सारी चीज जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये जहांगीर के काल में बनवाई गई होती हैं। कई बार आपसे पूछेगा कि बताओ शालीमार बाग कहां पर है, तो कई बार इस प्रश्न को पूछा गया जो महत्वपूर्ण होता है शालीमार बाग वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर ने लाहौर के अंदर मोती मस्जिद भी बनवाई है, जलंधर की सराय को बनवाने का काम किसने किया है, जहांगीर ने किया है। और अगर आपसे पूछा जाए अनारकली का मकबरा किसने बनवाया, तो हम कहेंगे जहांगीर ने ही अनारकली का मकबरा बनवाया। वैसे तो आप जानते ही हैं क्योंकि जहांगीर और जहांगीर मतलब हम कह सकते हैं सलीम, यानी सलीम, तो आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि सलीम और अनारकली का जो संबंध रहा है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेम प्रसंग वाला रहा है। तभी यहाँ पर आज के समय में यहाँ पर गाने भी चलते रहते हैं, छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो डिस्को जाने का उद्देश्य, हालांकि मैंने जहांगीर के अंदर आपको बहुत अच्छे तरह से बताया था आखिरकार क्या स्टोरी इन दोनों की रही है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतों को बनवाने का और दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति सजाने का चलन आरंभ हो गया। यानी जहांगीर के समय में क्या हुआ था कि संगमरमर की दीवार यानी संगमरमर की इमारतें बनवाने का और दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई फूल पत्तियों की आकृति सजाने का चलन आरंभ हुआ था। जब ये चलन आरंभ हुआ तो इस सजावट को या इस पद्धति को एक नाम दिया गया, वो पद्धति होती है पित्रादुरा। इसको कई तरह से लिख देगा, कई बार ऐसे ही इसको पित्रादुरा लिख कर दे देगा, वैसे ये प्योत्रा लिख दिया है जो टाइपिस्ट है, पित्रादुरा इस तरह से भी कई बार लिख देगा, ध्यान रखिएगा। तो पित्रादुरा इसे कहते हैं। ये पद्धति क्या है, पित्रादुरा के नाम से जानी जाती है। और शाहजहां के द्वारा यानी शाहजहां के काल में ये शैली लोकप्रिय हो गई। तो अक्सर बात क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पित्राद्वारा क्या है, पित्राद्वारा एक भवन या फिर हम कहें कोई इमारत बनवाने की एक पद्धति है और इसी पद्धति के आधार पर
इसी पद्धति के आधार पर ताजमहल को बनाया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल किस पद्धति से बना हुआ है, ताजमहल को किस पद्धति के आधार पर बनाया गया है, यह प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के काल में एक पद्धति विकसित होने का काम करती है, लेकिन अपने चरम पर यह शाहजहां के काल में पहुंच जाती है और शाहजहां ने इस पित्रादुरा शैली के आधार पर ही क्या बनवाया है, ताजमहल को बनवाने का काम किया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा देखिए ये मकबरा आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा और यहां पर आपको जब अच्छी तरह से ये मकबरा दिख रहा है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा देखिए अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर अकबर का मकबरा है। अकबर के मकबरे के अंदर एक खास बात होती है, अकबर का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जो कि गुंबद विहीन है। अब मैं बात करूंगा गुंबद विहीन क्या होता है, तो अक्सर आप देखते हैं कि जो मकबरे होते हैं इन पर एक यहां पर कुछ इस तरह से गुंबद बनी हुई होती है। तो मुगल काल के अंदर आप जितने भी मकबरों को पढ़ोगे हर कोई मकबरा यहां पर गुंबद का बना हुआ मकबरा होगा, लेकिन अकबर का मकबरा जो है एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। कैसा? गुंबद विहीन मकबरा है। और ध्यान रखिएगा एतमा उद्दौला का मकबरा पित्रादुरा जिस शैली से ताजमहल बना है उसी शैली से यहां पर एतमा उद्दौला का मकबरा बना है। सर एतमा उद्दौला क्या है? तो एतमा उद्दौला के बारे में आप में से कौन कौन नहीं जानता, जिनका दूसरा नाम ग्यास बेग हमने पढ़ा था, जो कि नूरजहां का यहां पर क्या पिता रहने वाले थे। और आप हमको अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एतमा उद्दौला का मकबरा है संगमरमर से बनने वाला पहला यहां पर मकबरा रहता है। तो जो एतमा उद्दौला का मकबरा है वो भी पित्रादुरा शैली से बना है। और अकबर का जो मकबरा है दरअसल ये अकबर का मकबरा है, आपको मैं दिखा देता हूं। और अकबर का जो मकबरा है ये यहां पर बिना गुम्मद का, यहां पर कोई भी आपको छत या फिर एक गोल गुम्मद टाइप में नहीं दिख रही होगी। मैं अभी बताने वाला हूं कि आपको गुम्मद होती क्या है। आप ध्यान रखिएगा, उससे पहले गुम्मद पर मैं अगले मकबरे में बता दूंगा कि हरियाणा के अंदर एक बाग है जिसे आप पिंजौर बाग के नाम से जानते हो। ये हरियाणा के किस जगह पर है सर? देखिए वैसे तो हरियाणा के कई जगह पर पिंजौर बाग है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं पंचकुला जिला के अंदर। किसके? पंचकुला जिला के अंदर आपको हरियाणा के अंदर एक पिंजौर बाग देखने के लिए मिलेगा। ये पिंजौर बाग सर बनवाया किसने है? तो इसको औरंगजेब के द्वारा बनवाने जाने का काम किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हरियाणा के पंचकुला के अंदर पिंजौर बाग किसने बनवाया? ये औरंगजेब के द्वारा बनवाए जाने का काम किया गया है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आइएगा देखिए औरंगजेब के बारे में हालांकि ये पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं कि औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया। किसका? रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया। ये रबिया उद दौरानी कौन थी? तो सर औरंगजेब की ये पत्नी थी, औरंगजेब की ये यहां पर पत्नी थी और ये एकमात्र पत्नी थी, क्योंकि औरंगजेब ने सिर्फ एक शादी की थी। और जब औरंगजेब ने एक शादी की थी यह शराब ना पीने का काम करता था, 5 टाइम की नमाज करता था, इसलिए इसको यहां पर जिंदा पीर कहने का काम करते थे। और यहां पर हम बात करते वाले औरंगजेब के बारे में, तो रबिया उद दौराना का मकबरा को हम क्या कह सकते हैं? इसको बीबी का मकबरा भी कह सकते हैं। और इसके अलावा इसे क्या कह सकते हैं? इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और इसको बनवाने का काम किसने किया? औरंगजेब ने इसको बनवाने का काम किया। ये है कहां पर? औरंगाबाद के अंदर है। इसे दिलरास बानो बेगम का भी मकबरा कहते हैं। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार एसएससी ने इस प्रश्न को पूछा था कि रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, या हम कहें यहां पर औरंगजेब की पत्नी का मकबरा या दिलरास बानो बेगम का मकबरा, इसको बनवाने का काम किसने किया? तो उसने जब यहां पर ऑप्शन डाले तो उसने 2 ऑप्शन डाले। एक ऑप्शन डाला औरंगजेब और दूसरा ऑप्शन डाला औरंगजेब का बेटा आजम शाह। दरअसल बात क्या है कि औरंगजेब ने इस मकबरे को तो बनवाया है, ज्यादातर किताबें इसी बात को लिखती हुई मिलेंगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा दरअसल सच्चाई और कमीशन के आधार पर अगर हम प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो दरअसल औरंगजेब ने इसको बनवाना शुरू कर दिया था, रबिया उद दौरानी के मकबरे को या बीबी के मकबरे को जो औरंगाबाद के अंदर है, इसको कंप्लीट पूरा कराने का काम जो करेगा वो यहां पर आजम शाह करेगा। तब दोनों ऑप्शन में देने के बाद कमीशन ने राइट आंसर इसके आजम शाह को माना था,
जबकि 99% बच्चे आंसर क्या लगा कर आए थे, औरंगजेब 99% इसका आंसर लगा कर आए थे। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, या दक्षिण भारत का ताजमहल, या फिर ताजमहल की फूहर नकल जो औरंगजेब के द्वारा या औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा बनवाए जाने का काम किया गया है, यह महाराष्ट्र यानी कि औरंगाबाद के अंदर अवस्थित रहता है। मुगल काल के अंदर चित्रकारी अपनी प्रकाशता पर हुमायूं के समय में पहुंची। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुगल काल के अंदर चित्रकारी का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो मुगल काल के अंदर चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। लेकिन चित्रकारी अपनी प्रकाशता पर किस समय में पहुंची है, तो यह हुमायूं के समय से शुरू हुई है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय से शुरू हुई, तो आप कहेंगे यह हुमायूं के समय से शुरू होकर चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाएगा, तो जहांगीर के काल को कहा जाएगा। आगे बात करते हैं अकबर के द्वारा नक्कारा या नक्कारा नामक एक यहां पर वाद्य यंत्र हुआ करता था। यह अकबर के द्वारा बजाया जाता था। आपसे प्रश्न पूछता है कि अकबर कौन सा यहां पर वाद्य यंत्र बजाने का काम करता था, तो आप कहेंगे नक्कारा नाम का यहां पर वाद्य यंत्र बजाने का काम करता था। यह भी आपसे पूछा जाता रहा है। लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अहमदनगर साम्राज्य की यहां पर जो शासिका थी उनका नाम था चांद बीबी। ये अकबर के समकालीन थी। यानी कि आपसे पूछेगा कि जब अकबर शासन कर रहा था तो अकबर के समय में ही अहमदनगर के अंदर कौन शासन कर रही थी, यानी शासिका कौन थी वहां की, तो वहां पर एक महिला शासन करने का काम कर रही थी जिनको चांद बीबी कहते हैं। आपसे जब ये प्रश्न पूछेगा ना कि बीबी का मकबरा किसके लिए बनवाया गया, या फिर आपको जब यहां पर ऐसे प्रश्न बना कर देगा तो उसमें चांद बीबी को कई बार ऑप्शन में डाल देता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी का मकबरा है बीबी का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा यहां पर बीबी का मकबरा नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चांद बीबी जो थी अहमदनगर की शासिका थी और ये किसके समकालीन थी, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह यहां पर प्रमुख रूप से अकबर के समकालीन रहने का काम करती हैं। आइएगा, प्रश्न पूछा है कि सर बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, तो एक यूसुफजाई जनजाति थी, वैसे तो बड़ी प्रमुख रही है यूसुफजाई जनजाति, इसी की वजह से बाबर भारत में आया था। आपको अगर पता हो, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो, तो यूसुफजाई जनजाति है, ये यूसुफजाई जनजाति क्या करती है कि बीरबल की मृत्यु जो होती है वो यूसुफजाई जनजाति के विद्रोह को दबाते समय होती है। यानी बीरबल एक बार एक विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं जो यूसुफजाई जनजाति के द्वारा विद्रोह किया जा रहा होता है, और उसी विद्रोह को दबाते समय इस आंदोलन के अंदर विद्रोह को दबा रहे थे, अभियान के अंदर यहाँ पर बीरबल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइएगा, तानसेन के गुरु का क्या नाम था, तानसेन के गुरु का नाम गुरु हरिदास हुआ करता था। और अकबर जो था इस अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी। इस उपाधि को कंठाभरण विलास की उपाधि कहते हैं। किसकी? कंठाभरण उपास की उपाधि किससे दी गई, तो आप कहेंगे सर ये तो तानसेन को दी जाने वाली उपाधि थी, और कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इनका मकबरा जो है वह ग्वालियर के अंदर है। यानी तानसेन का मकबरा का, इसका तानसेन का, हरिदास का नहीं, तानसेन का मकबरा कहां पर है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर के अंदर है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि झांसी की जो रानी थी, झांसी की रानी का भी मकबरा कहां पर है, ये भी तो ग्वालियर के अंदर है। आपको इतिहास में अक्सर ये पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखिएगा झांसी की रानी हो या फिर हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर तानसेन हो, तो इनका मकबरा एक ही जगह पर है, ग्वालियर के अंदर रहने वाला है। प्यारे दोस्तों देखिए, वैसे तो हम बात करें कि मुगल काल के अंदर जब हम औरंगजेब को पढ़ते हैं तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद माना यह जाता है कि प्रमुख रूप से औरंगजेब की मृत्यु ही यहाँ पर मुगलों का अंतिम यह प्रमुख शासक माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि औरंगजेब के बाद भी कुछ शासक रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अंतिम मुगल बादशाह अगर आपसे पूछा जाता है तो बहादुर शाह जफर होगा, जिसकी मौत रंगून के अंदर होगी। लेकिन जो औरंगजेब के बाद कुछ शासक रहे, जैसे कि उनसे एक एक दो दो प्रश्न यहां पर रहा है बनकर आने वाला, उन पर एक बार विचार विमर्श करना अति आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति है बहादुर शाह प्रथम, यानी जो बहादुर शाह जफर आप पढ़ते हो वो बहादुर शाह जफर सेकंड हैं। यानी कि दो तरह के व्यक्ति हुए हैं। दरअसल बहादुर शाह मुगल काल के अंदर दो हुए हैं, एक है बहादुर शाह प्रथम
और एक है बहादुर शाह द्वितीय या सेकंड। तो बहादुर शाह जफर जो पढ़ते हैं नाम, वो बहादुर शाह जफर सेकंड वाला है। ये प्रथम जो है, ये प्रथम 1857 की क्रांति वाला नहीं है, ये प्रथम औरंगजेब के बाद के शासकों में आने वाला व्यक्ति है। जबकि जो बहादुर शाह सेकंड है, उसी को हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। दरअसल बहादुर शाह प्रथम जो है, इसे शाह बेखबर कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर कहा जाता है। दरअसल हम बात करें, इनको ऐसे नामों से ही पुकारा गया है, तभी तो मुगल काल का पतन इतना आसानी से हो पाया है औरंगजेब के समय, और नहीं तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले यहां पर मुगल क्या ऐसे ही धराशायी हो जाते। फर्रुखसियार, ये फर्रुखसियार नाम का व्यक्ति जो है, जिसने मैग्ना कार्टा अंग्रेजों को किसी समय में दिया था, इस व्यक्ति को घृणित कायर कहा जाता है। क्या? घृणित कायर कहा जाता है। और जहांगीर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या? लंपट मूर्ख कहा जाता है। 3 प्रश्न है मुगल काल के अंदर औरंगजेब के बाद के शासकों से बनने वाले। पहला प्रश्न बनेगा, सिर्फ इतना बताओ, शाह बेखबर किसे कहा जाता है? तो शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। पूछा जाएगा घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियार को। आपसे पूछा जाएगा जहांगीर शाह को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे इस जहांगीर शाह को यहां पर लंपट मूर्ख कहा जाने का काम किया जाता है। अगर आगे प्यारे दोस्तों बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आइएगा, प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। यह भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, अकबर फर्स्ट ने नहीं, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को यहां पर राजा की उपाधि देने का काम किया था। यह भी प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता रहा है। आइएगा आगे बात करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत, स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत जो था, ये इन क्षेत्रों में परंपराओं का स्थापना हुई और इन्हें एक प्रतिमान यानी मॉडल का सूत्रपात किया गया। इसी दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपसे अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि किस शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाने का काम किया जाता है। जैसा कि मैं पहली वीडियो में बात कर चुका हूं कि कौन से शासन काल को दूसरा भारत का इतिहास के अंदर स्वर्ण काल कहा जाता है, तो फर्स्ट पर तो कहा जाता है, हम कह सकते हैं सर फर्स्ट पर कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण काल। क्या? स्वर्ण काल की मैं यहां बात कर रहा हूं, स्वर्ण काल की। और सेकंड नंबर पर किससे कहा जाता है? तो सेकंड नंबर पर जो कहा जाता है, वो सेकंड नंबर पर कहा जाता है मुगल काल को, क्योंकि स्थापत्य कला, चित्रकारी, साहित्य, संगीत, इन सभी में मुगल काल के अंदर एक अच्छी प्रकाशता प्राप्त करने की इन लोगों ने कोशिश की थी। तब इसलिए गुप्त काल के बाद सेकंड स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे सेकंड स्वर्ण काल मुगल काल को कहा जाने का काम किया जाता है। मुगल काल की स्थापत्य कला पर एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो जो मुगल काल की स्थापत्य कला है प्यारे दोस्तों, उसमें आप जानेंगे कि मुगल शासकों ने किले, राजमहल, दरवाजे, सार्वजनिक इमारतें, मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। मुगल काल में कुछ उद्यान जैसे कश्मीर का निशांत बाग, ध्यान रखिएगा, कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पंजाब की तलहटी का पिंजौर बाग और आज तक की यथा स्थित है। मतलब अगर हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो स्थापत्य कला के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम जानते हैं कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पंजाब की तलहटी में पिंजौर बाग जो पंचकुला के अंदर है, आज भी ऐसे के ऐसे ही स्थित है। इसलिए स्थापत्य कला मुगल काल के अंदर काफी स्ट्रांग रहा था। अब हम स्थापत्य कला में देखते हैं हुमायूं का मकबरा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, जो आप ये वाली स्थिति देख रही हो, जो ऊपर वाली, इसे हम यहां पर गुम्मद कहते हैं। तो अकबर के मकबरे में जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर गुम्मद नहीं थी, जबकि अभी हम बात करने वाले हैं 2 गुम्मद किसके मकबरे में, सुंदर मकबरा किसका, इन सब चीजों पर। ये किसका मकबरा है? ये आप कहेंगे सर ये हुमायूं का मकबरा है। किसका? ये हुमायूं का मकबरा रहने वाला है। तो जरा बात करते हैं सबसे पहले हुमायूं के मकबरे के बारे में। तो देखो,
इसका निर्माण 1565 में कराया गया था और हमीदो बानो बेगम ने दिल्ली के अंदर इसका निर्माण कराया। यानी हुमायूं के मकबरे पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हुमायूं के मकबरे पर हम हर प्रश्न पर आगे बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न कि ये पनाकामा 1565 में बना है और इसको बनाया किसने है? हमीदो बानो बेगम ने इसे बनाने का काम किया है। जब हम आगे बात करते हैं तो देखिए, दोहरी गुम्मद, दरअसल अकबर के मकबरे पर तो एक भी गुम्मद नहीं थी, लेकिन हुमायूं के मकबरे पर 2 गुम्मद थी। हुमायूं के मकबरे पर 2 गुम्मद थी। तो आपसे पूछेगा दोहरे गुम्मद वाला मकबरा भारत के अंदर किस मुगल बादशाह का है? आप कहेंगे सर हुमायूं का मकबरा दोहरी गुम्मद का मकबरा रहता है। आपसे प्रश्न पूछेगा चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। चार बाग पद्धति के आधार पर बनने वाला मुगल बादशाह का किसका मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा चार बाग पद्धति के आधार पर बना है। अगर हम बात करें पहला भारत में जो चार बाग पद्धति से चार बाग युक्त जो मकबरा रहा है वो सिकंदर लोदी का रहा था, लेकिन सिकंदर लोदी जो था वो तो मुगल काल का नहीं था। तो मुगल काल के अंदर हम बात करें चार बाग पद्धति पर आधारित मकबरा हुमायूं का, जबकि भारत में बात करें कि भारत में कौन सा मकबरा जो चार बाग पद्धति पर आधारित या चार बाग युक्त मकबरा रहने वाला है, वह सिकंदर लोदी का मकबरा रहता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं, जो हुमायूं के मकबरे पर ही आगे बात करता रहूंगा। देखिए इस मकबरे को हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। किसको? ताजमहल के। दरअसल देखिए सबसे सुंदर मकबरा मैं कहूं तो सबसे सुंदर मकबरा ही यहां पर हुमायूं का मकबरा होता है। कैसा? सबसे सुंदर मकबरा। तो आप ये भी कह सकते हैं सर, ये भी कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सबसे सुंदर होने के साथ साथ हुमायूं का मकबरा जो है ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। किसका? ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में सबसे ज्यादा मुगल दफनाए गए हैं। देखो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल काल के लोग हाजी बेगम, हमीदो बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, आलमगीर द्वितीय। यानी आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये बात पूछूं कि मुगल काल के अंदर सबसे ज्यादा जो शासक है वो कहां दफनाए गए हैं, तो आप कहेंगे सर ये दिल्ली के अंदर जो हुमायूं का मकबरा है ना, मुगल काल के ज्यादातर लोगों को इस हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। और जिसके अंदर ये सारे के सारे लोगों का अगर पूछ लिया जाए कि बताओ जहांदर शाह का मकबरा कहां पर है, तो आप एक मिनट में कहिएगा ये जहांदर शाह का मकबरा भी सर हुमायूं के मकबरे में ही है। आपसे जैसे कि यहां पर दारा शिकोह, इसके बारे में अभी केस चला है कि दारा शिकोह पर सरकार ने कहा है कि निम्नलिखित में से ये बताओ, अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि इतने सारे मकबरे हैं, दारा शिकोह का मकबरा है कौन सा। तो सरकार ने कहा था कि खोद खाद के बताओ कि दारा शिकोह का मकबरा इनमें से है कौन सा। तो ऐसी चीजें लाइट में आती रही है। सबसे ज्यादा लोग जो मुगल दफनाए गए हैं वो किसके मकबरे में दफनाए गए हैं, तो वो यहां पर हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए हैं। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अब इसको बहादुर शाह जफर कह दीजिए या बहादुर शाह सेकंड के नाम से कह सकते हैं। बहादुर शाह जफर के 3 शहजादे को लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 की क्रांति में किस मकबरे से गिरफ्तार किया था? तो जो बहादुर शाह जफर थे 1857 क्रांति में, इनके यहां पर जो 3 शहजादे थे उन 3 शहजादों को गिरफ्तार हडसन ने कहां से किया था? तो आप कह सकते हैं हुमायूं के मकबरे से ही हडसन ने इन्हें गिरफ्तार करने का काम किया था। उसके बाद हुमायूं के मकबरा संगमरमर की विशाल गुंबद के कारण ताजमहल का पूर्व सूचक या पूर्वगामी माना जाता है। यह पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पूर्व सूचक कह सकते हैं, पूर्वगामी भी कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार, ये नाम याद रखिएगा, मलिक मिर्जा ग्यास। पूछेगा कि हुमायूं का जो मकबरा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो मलिक मिर्जा ग्यास नाम के व्यक्ति ने, यह एसएससी ने प्रश्न पूछ रखा है इसलिए ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट होगा ये नाम। हुमायूं का मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया, यानी इस व्यक्ति ने तैयार किया। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित है और भारतीय स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना माना जाता है। प्रश्न जो पूछा जाएगा सबसे सुंदर मकबरा किसका है, हुमायूं का मकबरा। सबसे ज्यादा मुगल किस मकबरे में दफनाए गए, हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया, आप कहेंगे मिर्जा ग्यास नाम के व्यक्ति ने, मिर्जा मलिक ग्यास ने। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है दोहरी गुंबद का मकबरा किसका है, आप कहेंगे यहां पर प्रमुख रूप से हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद का मकबरा रहता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर
का जो मकबरा है, यानी फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है। इस अकबर के मकबरे के अंदर सबसे सुंदर जगह कौन सी है? तो वह है जोधा भवन। कौन सा? जोधा भवन। यानी अकबर के मकबरे के अंदर सबसे सुंदर जगह कौन सी है? सुंदर भवन कौन सा है? तो सबसे सुंदर भवन है अकबर के मकबरे में जोधा भवन, जो यहां पर ये वाला रहने वाला है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए आपको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अकबर ने जो एक बनवाया बुलंद दरवाजा, ये है देखो बुलंद दरवाजा, कहां पर है आप अच्छी तरह से जानते हो। जो बुलंद दरवाजा है, इस बुलंद दरवाजे को यहां पर हम बात करते हैं तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। इसने समुद्र पुर्तगालियों से देखना, समुद्र को देखना इसी समय के देखा था जब गुजरात विजय की थी। और ध्यान रखिएगा, मैं जो बताने वाला हूं ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। जो बुलंद दरवाजा है ना, ये एक मस्जिद का दरवाजा है। इस बात को अब बताने वाला हूं, किसका? ये एक मस्जिद का दरवाजा है। और आप ध्यान रखिएगा, ये अर्ध गुम्बदीय शैली से बना हुआ है। किससे? अर्ध गुम्बदीय शैली से बना हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं। ये किसका दरवाजा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे ये दरवाजा जो है ये एक मस्जिद का दरवाजा रहने वाला है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, चलिएगा। चलिए अगर आगे बात करते हैं तो आगे इसके बात करने के लिए कुछ हमारे पास खास बचा नहीं है, और इसके अंदर मैंने हर चीज को अब कवर करा दिया है। चाहे वो मुगल काल के अंदर स्थापत्य कला का कैसा भी उदाहरण रहा हो, किसी भी तरह की चीज रही हो, कोई भी मकबरा रहा हो, कोई भी बिल्डिंग रही हो, और कई प्रश्नों को यहां से अटेम्प्ट करा है। तो अब मुगल काल आपका इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि अब आप मुगल काल के अंदर कोई एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, हर प्रश्न को आप कर जाएंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।